जैसे ही अल्मीडा बैटल ऑफ द्यू या द्यू की जंग जीतने के बाद इस बंदे ने क्या किया कि आप जाओ और भारत को जाकर अपना झंडा गॉड गोल्ड ग्लोरी, अब ग्लोरी का समय आ रहा है कि जाओ सबको मार के बताओ कि हम लोग भी है, पुर्तगाली लोग भी है यहाँ पर। ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इंडियन ओशन। ये रहा, इस पूरे क्षेत्र में इसने क्या किया कि एक नई पॉलिसी की शुरुआत की जिसको हम बोलते हैं कार्टेज सिस्टम, कार्टेज प्रथा। कार्टेज प्रथा का मतलब है कि अगर कोई भी इंसान इस इलाके में जहाज लेकर घुस रहा है, गोली मार देंगे, जहाज डुबा देंगे। बोला यार कोई बात है, बीच में कर सकते हैं नेगोशिएशन? बोला बिल्कुल कर सकते हैं, पैसा दो जाओ। इन लोगों ने रंगदारी मांगनी स्टार्ट कर दी पूरे के पूरे अरेबियन सी में। इसको हम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। जैसे ही अल्मीडा बैटल ऑफ द्यू जीतता है, बैटल ऑफ द्यू या द्यू की जंग जीतने के बाद इस बंदे ने क्या किया कि उस पूरे के पूरे एरियाज में पुर्तगाली लोगों ने क्या किया, क्योंकि इनको बोल के रखा गया था कि आप जाओ और भारत को जाकर अपना झंडा गॉड गोल्ड ग्लोरी, अब ग्लोरी का समय आ रहा है कि जाओ सबको मार के बताओ कि हम लोग भी है, पुर्तगाली लोग भी है यहाँ पर। और पुर्तगाली लोगों के पास में सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये लोग क्या करते थे कि इनका जो जहाज होता था ना, इस जहाज में ये लोग ऐसे करके गोला रखते थे, सीधा ऐसा गोला मारते थे। तो कोई भी जहाज अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो जहाज डूब जाएगा। सबसे भयानक चीज होता है, अब जैसे ही इन लोगों ने 4 बड़े बड़े राजाओं को हरा दिया, चारों राजाओं को हराने के बाद इस पूरे इलाके में इसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिस पॉलिसी को हम बोलते थे कार्टेज प्रथा, कार्टेज सिस्टम। इसका मतलब है कि अगर कोई भी आदमी इस एरिया में घुसना चाहेगा, व्यापार करना चाहेगा, आना जाना चाहेगा, तो उसको मुझे पैसे देने होंगे। अरब्स ठंडे हो गए, अरब्स को यहीं से सामान वामान लाना जाना था, बोला व्यापार करना है करो, पर मुझे पैसा देके करो। तुमको यूरोप में सामान बेचना है तुम बेचो, हम तो बेच ही रहे, तुम भी बेचो, पर अगर इस जगह से सामान लेके जाओगे तो पैसा तो नहीं तो मारेंगे। अब यहीं से एक चीज आती है कि ये लोग ना पायरेट्स थे। पायरेट्स का मतलब समझ में आता है? समुद्री लुटेरे जिसको बोलते हैं। ये एकदम लेजिटिमेट तरीके से, सरकारी तरीके से पायरेसी नहीं कर रहा है, समुद्र में लूट नहीं कर रहा है। पैसा नहीं देंगे तो क्या करेंगे, बम मार देंगे, तो लूटे ही तो कर रहे हैं। सरकारी तरीके से ये लोग लूट कर रहे हैं। बीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ये चारों के चारों लोग कर जो है, इसमें से पायरेसी कौन करता था? अंग्रेज, पुर्तगाली, डेन्स या फ्रांस? पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग यहाँ से पायरेसी करना स्टार्ट कर देते हैं। पायरेसी का मतलब होता है समुद्री लुटेरे। अब ये लोग यहाँ पर पूरे एरियाज में पूरा अपना वर्चस्व बनाए हुए 4 साल तक। अल्मीडा का नाम क्यों याद रखा जाता है? अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की, बैटल ऑफ द्यू किया, सारे के सारे जितने भी वहाँ पे लोग बाहर में बैठे हुए थे सबको हम्बल कर दिया, बोले एकदम चू मत बोलना, अब से पुर्तगाली आ चुके हैं, पुर्तगाली रहेंगे यहाँ पर, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इस बंदे के जाने के बाद 1509 में एक और बंदा आता है जिसका नाम है अल्फांसो दी अल्बकरकी। क्या नाम है इसका? अल्फांसो दी अल्बकरकी। ये भी कौन होगा? वायसराय होगा। 4 साल वायसरायशिप किसकी थी? अल्मीडा की। 4 साल वायसराय बन के गया, वो सब कुछ जीता जाता, पर बेटा मर चुका था तो अब आगे जिंदगी क्या ही करता, तो चला गया। जीतने के बाद वो बंदा चला गया यहाँ से, नया बंदा आया जिसका नाम है अल्बकरकी। अल्बकरकी को बोलते हैं रियल फाउंडर। अल्बकरकी को हम क्या बोलते हैं कि असली में भारत में पुर्तगालियों को किसने स्थापित किया? अल्बकरकी ने किया। अल्फांसो तो आया था, उसने क्या किया, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा कर आसपास के लोगों को मार पीट के बराबर कर दिया, पर जो असली में बैठा के पुर्तगालियों की पूरी एकदम बैठारी बनाई है वो किसने बनाई? इस बंदे ने बनाई। कैसे? जिस साल ये बंदा आता है 1509 में, इसके अगले साल ही 1510 में इस इंसान ने पता नहीं कैसे गोवा हड़प लिया। जो गोवा हड़पा 1962 में छोड़ेंगे, देश आजाद हो जाएगा, उसके बाद भी 14 साल के बाद छोड़ेंगे जाकर। इतना भयानक गोवा हड़पा भी। सबसे पहले आने वाले व्यक्ति कौन थे? पुर्तगाली भारत में, और सबसे आखिरी में जाने वाले व्यक्ति कौन थे? पुर्तगाली। ये लोग ऐसा सुमड़ी में पैसे खाने वाले, हम लोग गाली किसको देते हैं ज्यादा? अंग्रेज को, पर अभी गाली खाने वाले ये लोग हैं। इन लोगों ने बहुत बुरा किया है भारतीयों के साथ, पर चुप चुप रहे, ज्यादा पब्लिसिटी नहीं की, ज्यादा लोगों को दिखाया नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। ये जेवीएस वाले सब लोग समझ जाइए, वही लोग हैं, ठीक है। आज तक पुर्तगाली आपके ऊपर में बैठा हुआ है, आपकी आत्मा पे रूल कर रहे हैं पुर्तगाली। ये जो फ्रांसिस जेवियर के कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हैं, सब कौन है? पुर्तगाली हैं सब, पर आपको एहसास नहीं है। आप गाली किसको देते हो? अंग्रेज को। अंग्रेज गलत करके गए आपके साथ। अल्फांसो दी अल्बकरकी नाम का जो बंदा है
1510 में इस इंसान ने गोवा जीत लिया। गोवा किसी से खरीद लिया, किससे खरीदा? तो इसी समय पे KDR बैठे हुए थे, कृष्णदेवराय बैठे हैं। उनका समय काल क्या है? 1509 से 1529 तक, याद है? अब ऊपर में बाबर भी आने वाला है अभी। तो इस समय ये इस क्षेत्र पे कौन बैठा हुआ है? विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर से इन लोगों ने क्या कर दिया? गोवा जीत लिया और गोवा को अपनी राजधानी बना दिया, कैपिटल बना दिया इसने, ठीक है? अभी कैपिटल पुणे बनाएगा, ठीक है? इसने गोवा जीत लिया। गोवा जीतने के बाद ये और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर ये ऊपर जा नहीं पा रहा है। इसने बोला क्या किया जाए? तो बोला गोवा में हम सब अपने हिसाब से रहेंगे। कैसे रहेंगे? तो गोवा को बनाओ लिस्बन। लिस्बन क्या है? लिस्बन क्या है? ये सब ने स्कूल में पूछा जाता था। पुर्तगाल की कैपिटल का नाम क्या है? पोर्चुगल की कैपिटल लिस्बन। भारत की कैपिटल? हाँ। बांग्लादेश की कैपिटल? हाँ, गुड। वैसे ही पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बन। इसने बोला गोवा को लिस्बन बनाएंगे। बोला ऐसे कैसे बना दोगे गोवा को लिस्बन? गोवा में तो भारतीय रहते हैं। तो बोला कन्वर्ट करो सबको। इसने चर्च बनाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे बोला कि लोकल वाइफ्स, गोवन वाइफ्स कर दो तुम लोग। ये जितने भी पुर्तगाली बाहर से आ रहे थे व्यापार करने, इन सबको बोला कि लोकल वाइफ के साथ में शादी कर लो। लोकल वाइफ के साथ शादियाँ की इन लोगों ने ये भी बोला जाता है कि अल्बुकर्की ने यहाँ पर एक ग्रामीण समाज बना रखा था और ग्रामीण समाज में एक पंचायत बैठा हुआ था और उस पंचायत को हेड कौन करता था? एक मुस्लिम करता था। तो इनकी सेकुलर एस्पेक्ट समझ में आती थी कि धर्म निरपेक्ष थे ये इंसान, ठीक है? और तो और इन लोगों ने सती प्रथा को खत्म करने की भी कोशिश की और बोला और क्या कर सकते हैं? बोला हम सबको जब पूरा गोवा को लिस्बन ही बनाना है तो एक काम करो ना, बाहर से हम जो भी सामान लेकर आ सकते हैं यहाँ लाओ और यहाँ पर उपजाओ। क्या क्या नहीं लेकर आए? पोटैटो, टोमेटो, टोबैको, कॉलीफ्लावर, लेडी फिंगर, मैंगो, लीची, स्ट्रॉबेरी, पपाया, और क्या हो सकता है? ब्रिंजल, और जितना जो आप खाते हैं, जो वेज वाले आज की चीज में आप लोग खाते हैं, आपको लगता है कि हमारे वेद में लिखा हुआ था, वेद में था ही नहीं। पोर्चुगीज लेकर आए हैं, पुर्तगाली लेकर आए हैं ये सारा सामान। ये लेडी फिंगर, भिंडी उंडी, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, आलू वगैरह सब वो लोग लेकर आए। हमारे यहाँ था ही नहीं, हम कभी नहीं खाते थे, आलू वाला देश ही नहीं था हमारा। ये सब लेकर आए भारत, और सब भारत लेकर आए और सब भारत में एकदम छा दिया। लीची उची लेकर आए ये लोग, आम लेकर आए, सोच के देखिए इस जगह पे। ये सब चीज लाने के बाद पुर्तगालियों ने क्या कर दिया? यहाँ पर अल्बुकर्की को रियल फाउंडर बोलते हैं कि आकर ये बंदा बस गया यहाँ पर, और यहाँ पर पूरे गोवा को इसने क्या बना दिया कि लिस्बन का एक तरीके। लिस्बन, आप गोवा में घुसोगे आज भी तो आपको लगेगा पुर्तगाली दिख रहा है। क्यों? बिल्डिंग तक पुर्तगाली दिख रहा है। आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको। क्यों? ये जो क्षेत्र है ना, ये 3 पानियों से घिरा हुआ है। कोई भी चीज 3 पानी से घिरा रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। इस पेनिनसुला का नाम है आइबेरिया। इस आइबेरियन पेनिनसुला पे 2 राज्य है, 2 कंट्री है, एक स्पेन है, एक पोर्चुगल है। तो अगर वहां से कोई लाई हुई चीज भारत में लगाई जाएगी, भारत में वैसी डिजाइन की घर बनाए जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइबेरियन आर्किटेक्चर, आइबेरियन शैली, ठीक है? वास्तुकला की आइबेरियन शैली बोलते हैं हम उसको, ठीक है? अब पूरे गोवा में आज भी जाओगे, चर्च वगैरह भी आप देखोगे तो आपको ऐसा ही टाइप, कुछ तो अलग ही दिखेगा। पुर्तगाली लोग पूरा एकदम गोवा को लिस्बन बना दिए। अब यहाँ तक बना दिया। अब यहाँ तक बनाने के बाद धीरे धीरे इसकी अल्बुकर्की की मौत हो गई। 1515 के आसपास में इसकी मौत हो गई। बंदा बहुत अच्छा काम करके जा रहा था। जैसे इसकी मौत होती है तो छोटे बहुत और वायसराय आने लगे। कोई आया, कोई काम किया, कोई नहीं किया। 1523 में वास्को डी गामा को फिर भेजा गया, पर इस बार वायसराय बना के भेजा गया। आम इंसान नहीं था ये आदमी। इस बार इसको क्या बोला? सरकारी अधिकारी बना के भेजा गया। अब सरकारी अधिकारी आके आया ये बंदा, और अगले साल मर गया। भारत में ही उसका नाम लिखा था, भारत में ही मरना लिखा था। अगले साल भारत में ही वास्को डी गामा मर गया। इसी समय काल पर एक और बंदा आया जिसका नाम है नीनो दी कुन्हा। क्या नाम है? नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा नाम का एक और व्यक्ति आया बाहर से। इस व्यक्ति का नाम बहुत बार हम सुनेंगे। क्यों? 1530 के आसपास में कोई कहानी याद आ रही है आपको? 1530 में ऊपर में क्या चल रहा है? कौन आ चुका है? बाबर मर चुका है, हुमायूं आ चुका है, और हुमायूं की किससे लड़ाई चल रही है? बहादुर शाह से। बहादुर शाह ने किससे मदद ली थी? पुर्तगाली में। और पुर्तगाली में किस पुर्तगाली से? तो नीनो दी कुन्हा से लिया था। नीनो दी कुन्हा ने दीव जीत लिया। दीव लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ दीव में, पर वहां पर डोमिनेंस दिखाया गया था, मार कर बराबर किया गया था कि दोबारा से उंगली करोगे तो बहुत मारेंगे। पर नीनो दी कुन्हा ने दीव खरीद लिया। कैसे खरीद लिया? बहादुर शाह को बचा लिया था, याद है?
दीव एक्सचेंज में मिला था। बहादुर शाह की जान बख्शेंगे तो उसके बदले में बहादुर शाह हमें क्या देंगे? दीव की जमीन देंगे। तो दीव की जमीन पे हमने क्या बना दिया? किला बना दिया। इस पूरे इलाके में धीरे धीरे इस पूरे के पूरे पोर्तुगीज लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी दुकानें खोल दी, और धीरे धीरे अब ये ईस्टर्न पूर्वी तट पे भी जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बालासोर में भी इन्होंने दुकानें खोल दी, और धीरे धीरे बंगाल में भी जाकर दुकानें खोल दी। अपनी दुकान खोलते जा रहे हैं, और दुकान के पीछे में गोदाम बनाते जा रहे हैं। दुकान छोटा है, पीछे में गोदाम बहुत बड़ा है, और सारा का सारा माल सोच के देखिए, पुर्तगाली बस यहाँ पे व्यापार थोड़ी कर रहे हैं, आम इंसान भी तो व्यापार कर रहा है। आप जाइएगा अनाज लेने के लिए, बोलिएगा कि ये इनकी दुकान, इनका खेत है, ये जंगल से जाती हैं और पूरा एकदम मसाला लेकर आती है। आप गए इनके पास में, मसाला हमको भी चाहिए, तो ये आपको नहीं बेच रही है। क्यों नहीं बेच रही है? क्योंकि पुर्तगाली इनको क्या करते हैं, 10 रुपए ज्यादा देते हैं। मार्केट में मोनोपोली कर दिया। हर वो चीज अगर आपको खरीदनी है, मसाले, तो आप पुर्तगाली के ही दुकान से खरीद सकते हैं, और किसी दुकान से नहीं खरीद सकते। आप लोग सोच के देखिए, पुर्तगाली ऐसा डोमिनेंस 1530-35 आते आते पूरे भारत में व्यापार का नाम पुर्तगाली, हर जगह पे पुर्तगाली, हर वो चीज पुर्तगाली बेच रहे हैं। अब बेच रहे हैं तो आप सोच के देखिए कि अगर कोई इंसान आपको अगर पुर्तगाली हर वो चीज हैंडल कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से जीवन पूरा भारत बसाएंगे कि नहीं बसाएंगे? 1540 आ गया, 1540 तक में पुर्तगाली भारत में सेटल अप कर चुके हैं। 1540 के समय अब इनका अब इनको गोल्ड समझ में आ गया, पैसा आ गया, ग्लोरी समझ में आ गया, सबको मारपीट के बराबर भी कर चुके हैं। अब आएगा इनका गॉड। फ्रांसिस जेवियर को बुलाया जाता है 1540 में। फ्रांसिस जेवियर 1540 में आते हैं और गोवन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करते हैं। गोवन इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। गोवन इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है जबरदस्ती बलपूर्वक किसी भी इंसान को उसका धर्मांतरण करवाना। धर्मांतरण का मतलब होता है कन्वर्जन करवाना। अगले 15 सालों तक इस इंसान ने यहाँ पर गोवा में इतनी मतलब हाहाकारी मचाई कि एक एक दिन में 15-15 हजार लोगों को पकड़ के लेकर आते थे, और सबके हाथ के पीछे में जंजीर बंधी हुई है, और बोलते थे कि एक बार यहाँ पर बैप्टाइज हो। अगर बैप्टाइज नहीं होते तो औरतों की निप्पल पे औरतों और मर्द के निप्पल खींच लिया करते थे। ठीक है, ऐसे हाथ बांधकर ऐसे करके नीचे में लटका दिए हैं, और एक बार में बोला कि मानेंगे कि नहीं मानोगे, तो बोलते थे कि नहीं मानेंगे, खट बोले टाइम मार दिया। फ्रांसिस जेवियर में लगभग 70-80 हजार गोवन को उस समय पे ऐसा कन्वर्ट किया जबरदस्ती कि उसके बाद जो लोग गोवा में रहने आते थे वो ऑटोमेटिकली सोचते थे कि हमको क्रिश्चियन ही बनना है, तभी हम रहेंगे। फ्रांसिस जेवियर ने यहाँ पे जूइश ऑर्डर की शुरुआत की। यहाँ से जीसस क्राइस्ट का ऑर्डर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से धीरे धीरे देखिएगा कि और भी बाहर से लोग आएंगे, और वो लोग अपने आप को क्या करेंगे कि अलग अलग बनाएंगे। जैसे एक आदमी इवेंजेलिकल बना देगा, तो अंग्रेज आकर अपना अलग चर्च चलाएंगे, फ्रेंच आकर अपना अलग चर्च चलाएंगे, डेनिस आकर अपना अलग चर्च चलाएंगे, तो सब लोग आके अपने अपने नाम पर चर्च चलाएंगे। जैसे रांची में एक ही चर्च थोड़ी है, और चर्च के ऊपर एक ही मालिक थोड़ी है, अलग अलग चर्च है, और सब चर्च का मालिक अलग है। सब चर्च का मालिक का है, अलग अलग देश है। जैसे एक यहाँ पर बेल्जियम का भी चर्च है, बेल्जियम वाले भी कन्वर्ट करते हैं। आपको सोच के देखिए, बेल्जियम वाले का खुद कोई नहीं पहचानता। बेल्जियम कहाँ है, किसी को पता है? नहीं पता ना, उसको यहाँ आकर कन्वर्ट कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, जीसस ऑर्डर की शुरुआत की, पूरा ऐसा इंस्टीट्यूशन किया इसने उसके बाद ये बंदा जो था यहाँ से निकलकर जाता है जापान में उसकी मौत हो गई। जापान में उसकी मौत हो गई तो उसके लाश को लाया जाता है भारत। और आज के डेट में आप गोवा में, आपने वो मूवी देखी है एक अभी आया था अनिल कपूर का, और ये स्मार्ट एक्टर कौन था, आदित्य रॉय कपूर की मूवी देखिए मलंग देखिए। मलंग में एक सीन दिखाता है गोवा में कि पूरा एकदम फेस्टिवल चल रहा है, सब लोग लगा के नाच गा रहे हैं, वो जेवियर्स की फेस्टिवल थी। यूपीएससी को पता नहीं क्या ही शौक चला हुआ है। 2022 का पहला लाइन है फ्रांसिस जेवियर जूइश ऑर्डर के फाउंडिंग मेंबर। दूसरा, फ्रांसिस जेवियर गोवा में मर गए और एक चर्च है उनके नाम पे, जापान में मरे हैं, गोवा में लाकर उन्हें दफनाया गया। एक, फ्रांसिस जेवियर के मरने के दौरान गोवा में हर साल एक फेस्टिवल मनाया जाता है, अभी तो पता है मनाया जाता है, मूवी याद है मलंग में, बस दूसरा वाला गलत है, बाकी दोनों सही है। 1-3 ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक? पोर्चुगीज यहाँ से शांत हो जाएंगे।
पोर्चुगीज 1540-45 के बाद में धीरे धीरे जब सारे के सारे लोगों को कन्वर्ट कर देंगे, तब इनको ऊपर में समझ में आएगा कि 1556 में एक नया राजा आया है, बच्चा है 13 साल का, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो पूरा भारत को कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चा कौन है? अकबर। फ्रांसिस जेवियर ने अपने आदमी भेजने स्टार्ट कर दिए अकबर की दरबार में। अकबर की दरबार में एक समय ऐसा आया था कि आगरा में जाकर चर्च खोल दिया इन लोगों ने, आगरा में चर्च खोल दिया। अकबर के साथ इतनी बढ़िया बैठने लगी कि 1560 से लेकर 1590 तक में ये जो 30-40 साल का सफ़र है, इस 30-40 साल के सफ़र में पुर्तगाली जो हैं वो पूरी की पूरी मुगलिया सल्तनत पे कब्जा करके बैठे हुए। वो जो 3 बेटे हैं ना, उसके मुराद है, दानियाल है और एक और बंदा है सलीम। मुराद जो है वो बैठकर एक तो चर्च, एक तो पादरी आदमी है, उससे ज्ञान लेता है, उसके पॉलिटिक्स में पादरी हिस्सा ले रहे हैं। जैसे अब्दुल रहीम खाना हिस्सा ले रहे हैं, अबू फजल हिस्सा ले रहे हैं, तो एक पादरी जो है, कोवाइवा नाम है उसका, वो हिस्सा ले रहा है। इतना बाहर से आए हैं तुम लोग, अभी व्यापार करने आए थे, तुम धीरे धीरे हमारे अंदर घुस रहे हो, धीरे धीरे हमारे हर चीज में इंटरफेयर कर रहे हो तुम। एंड एक समय ऐसा आया कि इन लोगों ने क्या कर दिया, जहांगीर को बैप्टाइज कर दिया, जहांगीर को पानी में डुबा के निकाल दिया, बोला से तुम क्रिश्चियन हो बेटा। ऐसा हाल चल गया। 100 सालों तक इनको कोई पकड़ने वाला नहीं था। 1590-1600 तक आते आते पुर्तगाली पूरे भारत में छाए हुए, कोई नहीं है इनको हिलाने के लिए। एंड 1600 के आसपास में अब किसी का उदय होता है तो अस्त होगा, अस्त होने के लिए नई शुरुआत होती है। और नई शुरुआत में आपको कौन दिखेंगे? इसी जगह से और भी लोग हैं जिनको जाना है। अब इसके और ऊपर में यहाँ पर आपको दिखेंगे डच, यहाँ पर आपको नीदरलैंड दिख रहा है। ये अभी नीदरलैंड से यहाँ से कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम भी जाएंगे, रास्ता तो मिल गया है। ये कौन सा लगा है? इंग्लैंड। यहाँ से ये लोग सोच रहे हैं कि हम भी जाएंगे। देख रहे हैं सब लोग वेस्टर्न के हैं, सब लोग एक समय पे अंधकार युग में जी रहे थे और सब लोग इटली से दूर हैं। मेन सामान जो माल जाता है वो इनको महंगा मिलता है, इसलिए इनको व्यापार करने की आवश्यकता है। डेनिश डच लोग जो है ना, नीदरलैंड वाले, ये डच लोग 1602 में अपनी कंपनी बनाते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या होता है कि मैं एक कंपनी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप में से जितने लोग अगर मुझे पैसा देंगे मैं आपको उतना प्रतिशत हिस्सेदारी दे दूंगा। तो अगर आप 10 लाख की कंपनी में बना रहा हूँ, तो अगर 1 लाख रुपया देती है तनीषा, तो तनीषा 10% की मालिक है। तो अगर जितना भी मैं पैसा कमाऊंगा उसका 10% प्रॉफिट किसको जाएगा? तनीषा को जाएगा। ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी सारे के सारे लोगों ने मिलकर बनाया और एक समय पे VOC बोलते थे इसको। इस कंपनी का नाम क्या था? VOC। डच नाम है कुछ तो इसका, वेनिचर्स ऑफ कुछ तो नाम है इसका। ठीक है, डच। VOC नाम की जो कंपनी, वो उस समय की टेस्ला है। टेस्ला क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। डच लोग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी लेकर बैठेंगे अभी। इंग्लैंड कुछ नहीं उसके सामने में। इतनी बड़ी कि इंग्लैंडों को मारा है इसने, एम्बेना मैसेकर हुआ था उसको 1623 में मारेंगे अभी। इतना बड़ा कंपनी है कि इसको एक्सपैंड नहीं करना है, इसको कन्वर्जन नहीं करना है, इसको राजशाही नहीं बनानी है, इसको सिर्फ व्यापार करना है। हर वो चीज में व्यापार करेंगे। इतना तक कि सॉल्ट पेटर भी उठा के लेके जाएंगे बिहार से। डच की फैक्ट्री, पटना कॉलेज है ना अभी, पटना साइंस कॉलेज देखा है? पटना साइंस कॉलेज क्या थी? डच की फैक्ट्री थी, उसको अभी पटना कॉलेज बना के बैठे हुए हम लोग। पटना में ये लोग फैक्ट्री लगाकर गन पाउडर बना रहे हैं, गन पाउडर बारूद बना के बेच रहे हैं। सोच के देखिए। डच दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर कंपनी उस समय की 1600 शताब्दी की कौन थी? डच। VOC नाम की कंपनी। VOC नाम की कंपनी ने बोला हम भी जाएंगे, हम भी भारत जाएंगे, हम भी व्यापार करेंगे। और एट द सेम टाइम यहीं पे इंग्लैंड में भी एक जॉन कंपनी बन रही है। क्या नाम है उसका? जॉन कंपनी। 1590 के आसपास में जॉन कंपनी नाम की एक कंपनी बनती है और ये जाती है रानी के पास। और रानी के पास जाकर बोलते हैं कि हमको परमिशन चाहिए, व्यापार करने जाना है भारत। बोले हाँ जाओ, क्या दिक्कत है? बोला परमिशन लेने आए मतलब पैसा लेने आए हैं, आदमी दो, परमिशन दो, सब चीज़ दो। अगर फॉर एग्जाम्पल कि आप मान के चलिए कि मैं यहाँ से चला जाऊँ CM ऑफिस में और बस घूमूँ ऐसे ही जाकर, बोलूँगा कि काम करना है, तो कोई मेरे को पत्ता देगा? नहीं देगा पत्ता। पर अगर मैं यहाँ से मोदी जी का लेटर लेके जाऊँगा तब पत्ता देगा कि नहीं देगा? बस आपसे मैं परमिशन लेने आया हूँ क्योंकि आपकी वैल्यू, आप मुझे लिख के दोगी तो कुछ ना कुछ हो पाएगा। महारानी ने बोला नहीं अभी नहीं, पुर्तगाली बहुत पावरफुल है। जॉन कंपनी को परमिशन नहीं दी। जॉन कंपनी को परमिशन 1590 में नहीं मिली। उसके बाद एक बंदा था जिसका नाम है राल्फ फिच। राल्फ फिच का नाम याद रखिएगा क्योंकि राल्फ फिच जब भारत आया था तो उसने ना भारत में भ्रमण की अपनी कहानी लिखी और उसी कहानी को लेकर आज के डेट में जब अयोध्या को ये हो रहा था ना, अयोध्या का जो पूरा सुनवाई हो रहा था, तो उस अयोध्या की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पुरातत्व विभाग से कागज मांगे। पुराना कोई कागज है
जिसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे मंदिर है, तो वो जो कागज में लिखा हुआ था कि यहाँ पर मंदिर है और उस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर क्या बनाया गया है, मस्जिद बनाया गया है, तो उस कागज का नाम किसने लिखा था? राल्फ फिच ने लिखा था। राल्फ फिच आगरा की गली में घूम रहा था, ठीक है, तो उसको दिखा यहाँ पर मंदिर था। राल्फ फिच भारत में आता है और भारत में वो पहले तो ईरान घूमता है। ईरान में उसको धर लिया किसी ने, क्यों? क्योंकि जाकर पूछ रहा था कि और बताओ पुर्तगाली कैसे हैं, मारते उठते भी नहीं क्या, कितना पावर है, कितनी सेना है, तो ऐसे जाके सबसे पूछ रहा था। इतने में किसी पुर्तगाली ने सुन लिया, उसको उठा के लेकर गोवा लेकर आ गया। और गोवा लेकर आ गया तो गोवा में उसको बंदी बना दिया। 10 साल तक उसको बंदी रखा, 10 साल तक बंदी रखा, उसके बाद उसको छोड़ दिया। राल्फ फिच वापस जाता है इंग्लैंड, और इंग्लैंड जाने के बाद में उसने बताया कि ये सब खाली हवा में उड़ते हैं, कुछ है नहीं। 10 गो सेना लेकर बैठते हैं वहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो भी है वो क्या है? नाव। अगर इनको समुद्र से दूर रखा जाए तो ये कभी नहीं जीत पाएंगे, इनको समुद्र से दूर रखो। और प्रॉपरली बताया उसको, कहानी बताई कि देखो जहाज में इतने गन है, इस एंगल से गन घूमता है, अगर इतनी तेजी में तुम घूम जाओगे तो ये लोग गन घुमाने में इनको समय लग जाएगा, सब बताया उसको। अब बनती है मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी, अपनी कंपनी जो बनी, अब क्या नाम है, 1600 में, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी बनती है, और वो कंपनी जो है वो अब जाती है फिर से रानी के पास, क्योंकि रानी अब तो दे दो परमिशन, जॉन कंपनी को नहीं दिया, हमको दे दो। अब आप जाते हैं ये लोग परमिशन लेने, रानी ने 1600 में इनको परमिशन दे दिया। बोलो जा, लिखो कागज पे, डियर अकबर। कैसे हो बाबू? मैं एलिजाबेथ बोल रही हूँ, मैं विक्टोरिया बोल रही हूँ। मेरे कुछ बंदे लोग जा रहे हैं, ये लोग व्यापार करेंगे तुम्हारे साथ मिलकर, तो थोड़ा जगह दे देना इनको। कागज में लिखा। और एक बंदा आया जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम है उसका? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस घूमते 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 1608 में, घूमते घूमते 1608 में ये बंदा, देखिए फिर से बता दूं, 1498 में आए थे पुर्तगाली, 1500 में कैब्रल आया, 1503 में वास्को डी गामा फिर से आया, 1505 में कौन आया? पहला गवर्नर आया उनका, जिसको वाइसराय बोलते हैं, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। उसके बाद 1509 में एक और बंदा आया जिसका नाम है अल्बरकर्की, रियल फाउंडर जिसको हम बोलते हैं, असली संस्थापक। और इसके बाद 1530 में एक और बंदा आया जिसका नाम है नीनो दी कुन्हा। बीच में एक और आदमी आया था जिसका नाम था वास्को डी गामा, 23 में आया, यहीं पर मर गया। नीनो दी कुन्हा के बाद में ये पूरी की पूरी एरियाज इन लोगों ने सिक्योर कर दी। अब लड़ाई झगड़ा से कोई ज्यादा फायदा है नहीं। इसके बाद उन लोगों ने क्या किया, 1540 में फ्रांसिस जेवियर को भेजा। फ्रांसिस जेवियर आते हैं और यहाँ पर कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे ये लोग अकबर के कोर्ट में घुस जाते हैं। अकबर की कोर्ट में घुसने के बाद में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था अकबर की कोर्ट में। हर वो चीज, मतलब एक पुर्तगाली घूमते रहता है हमेशा, हर वो चीज। 1608 में एक अंग्रेज आता है, लगभग 100 साल हो गए, 1600 तक में इनका पूरा बाहुबली चला, पूरा एकदम मोनोपोली चल रहा है, जो है पुर्तगाली ही है पूरे इंडिया में, कोई किसी को घुसने भी नहीं दे रहा है। 1608 में कैप्टन हॉकिंस नाम का आदमी सूरत पहुंचा। तो सूरत पहुंचा तो अंग्रेज चेहरा देखकर पुर्तगाली पहचान गया कि तुम अंग्रेज हो, यहाँ क्या करने आए हो? बोला तुमसे मतलब। तो उसने वहां पर लोकल गवर्नर था, लोकल गवर्नर को बोला कि हमको व्यापार करने के लिए दुकान चाहिए यहाँ पर, कौन दे रहा है दुकान का कागज? आज के डेट में आपको दुकान खोलना होगा तो किससे परमिशन लीजिएगा? सरकार से परमिशन लीजिएगा। तो बोला हमको सरकार से परमिशन चाहिए, दुकान खोलना है यहाँ पर। तो बोला हम तो नहीं देंगे, दुकान खोलना है आगरा जाओ, आगरा में बैठे राजा से जाकर दुकान मांगो। 1608 में वो आदमी पहुंचता है आगरा। 1608 में दिल्ली में कौन बैठा, आगरा में कौन बैठा है? कौन बैठा है? जहांगीर बैठा है। अकबर मर चुका है कि नहीं? चिट्ठी में हम क्या लिख कर आए थे? जहांगीर को गुस्सा आएगा कि नहीं? ऊपर से बाप के साथ बड़ा एकदम दिक्कत चल रही है, बाबूजी ने लड़की तक नहीं दिया हमको, अब तो नाम भी छीन रहे हैं। डियर अकबर लेकर बंदे लोग आ रहे हैं बाहर से। उसने पढ़ा, बोला अच्छा ठीक है, क्या चाहिए बताओ? तो बोला दुकान चाहिए। तो बोला आओ बात करते हैं तुमसे। वो बंदा उसको 2-2.5 साल वहां रोक के रखता है। 2.5 साल कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर घुमाता रहता है। एक दुकान जाने की परमिशन नहीं दी उसको। क्यों? पुर्तगाली ने बोला था कि देखो बेटा, अगर तुमने इसको परमिशन दी तो तुम्हारी भी दुकान बंद करेंगे, हमारी भी दुकान बंद करेंगे, चल जाएंगे यहाँ से। जहांगीर ने बोला मत जाओ यार, मैं दारू बंद हो जाएगा, वाइन पिलाते हो तुम लोग अंग्रेज, उधर से मेडिटेरियन से, भूमध्य सागर से वाइन लेकर आते हो तुम लोग, हमको वाइन पिलाते हो, तुम मत जाओ। वो नहीं होता है कि मम्मी लोग बोलती है कि गुस्सा होती है तो तुमको भी खाना नहीं दे देंगे, हम भी खाना नहीं खाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम लोग डर जाते हैं क्या मम्मी खाना नहीं खाएंगी। वही चीज़ हुआ। उसने बोला तुम्हारी भी दुकान बंद करेंगे और हम भी अपनी दुकान बंद कर देंगे।
पुर्तगाली पूरे भारत में दुकान लगा के बैठे हैं। सोच के देखिए, एक दुकान से भी अगर कुछ कर देते होंगे तो सारे दुकान से जहांगीर को कितना कर जाता होगा, ज्यादा होगा ना कर। यही सब कर से तो ताजमहल बना है। हाँ, यही इतने पैसे से ही तो ताजमहल बना है। जहांगीर ने इसलिए उसको कुछ नहीं, उसको एकदम इंटरटेन ही नहीं किया। 2 साल तक बैठा रहा, कभी किसी दिन मिलने आता था, बोला अच्छा तुमको उससे भी मिलना है, और क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या नाम हुआ तुम्हारा? बोला मेरा नाम कैप्टन हॉकिंस है। बोला कि ब्याह करोगे? आर्मेनिया से एक बहुत बढ़िया लड़की लेकर आए हैं, इसको ब्याह करवा दो। एक बार उसका ब्याह करवा दिया आर्मेनिया की लड़की से। फिर वो 6 महीना तक बिजी था। 6 महीना के बाद फिर आया तो बोला और क्या नाम हुआ तुम्हारा? कैप्टन हॉकिंस। बोला आज से तुम्हारा नाम हो गया शेर खान, इंग्लिश खान। इंग्लिश लोगों का खान हो तुम। खान का मतलब होता है लीडर, ठीक है। खान जो टाइटल होता है वो लीडर के लिए होता है। आज से तुम्हारा नाम इंग्लिश खान, इंग्लिश लोगों के लीडर हो तुम। बोला ठीक। फिर 6 महीना बाद बोला क्या नाम है तुम्हारा? कैप्टन हॉकिंस। मन लगता है तुम्हारा यहाँ? बोला नहीं। तो बोला एक काम करो, 300 की मनसबदारी दे देते हैं तुमको, मनसबदारी लेकर बैठे रहो। तो उसको एक बार उसको आर्मेनियन लड़के से ब्याह करा दिया, एक बार उसको इंग्लिश खान का टाइटल दे दिया, और एक बार उसको 300 की मनसबदारी दे दी। मनसबदारी समझ में आ रहा है? 300 की दी होगी तो कि बस उसको एक स्टेटा दिया कि 300 की मनसबदारी आपको दी है। ऐसा करके 2.5 साल बीत गए, वो बंदे को कुछ नहीं मिला। थक हार कर वो वापस पहुंचा। यहाँ से आगरा से घूमते घूमते यहाँ पहुंचा। ये जो जहाज से आया था, उस जहाज का नाम था हेक्टर। हेक्टर नाम की जहाज से आया था, और इसके साथ और भी तो लोग आए थे। जैसे फॉर एग्जांपल, हम अकेले थोड़ी जाएंगे कहीं पे, मेरे एक और जहाज जाएगा मेरे साथ। इसके साथ एक और जहाज आया था जिसका नाम था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन का जो कैप्टन था उसका नाम था कैप्टन बेस्ट। कैप्टन बेस्ट नाम का राजा कैप्टन था, उस जहाज का मालिक था। वो यहाँ वहीं पे सूरत में बैठा था। 2.5 साल के बाद जब कैप्टन हॉकिंस आगरा से सूरत पहुंचा तो कैप्टन बेस्ट ने उससे पूछा कि क्या हुआ, मिला परमिशन? तो बोला नहीं। बोला हम तो बोलिए रहे थे कि तुम्ही को परमिशन खेलना था। बोला एक तो पुर्तगाली बहुत बदमाशी कर रहे हैं, लोग घुसने नहीं दे रहे, पक्का इन्हीं का दिक्कत होगा। तो बोला अच्छा ठीक है। ये क्या कर रहे हैं आप? लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं हमसे, चलो मारते हैं। 1611 में कैप्टन बेस्ट ने स्वाली का युद्ध लड़ा। क्या लड़ा? स्वाली का युद्ध लड़ा, और पोर्चुगीज को इतना मारा कि पोर्चुगीज खत्म हो गए। इसके बाद मैंने इनका 100 साल का था, 100 साल के बाद इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। जबरदस्ती कैप्टन बेस्ट ने क्या कर दिया कि उनको पता था कि पुर्तगाली अगर रहेंगे तो हमको व्यापार करने नहीं देंगे। जबरदस्ती कैप्टन बेस्ट ने जाकर क्या कर दिया कि अपना जहाज टकरा दिया। पुर्तगाली का भी जहाज खड़ा था यहाँ पर, तो इनका जहाज में जाकर टकरा दिया। पुर्तगाली बोले अरे तुम मेरा जहाज में टकरा रहे हो, तो गोली मार दिया। ये भी लेकर आए थे बाहर से गन बोट्स। इनके गन बोट्स में क्या था कि पूरा राल्फ फिश ने बता रखा था कि इसको इस तरीके से मारोगे तो पीछे से घूम नहीं पाएंगे ये लोग। स्वाली का युद्ध 1611 में हुआ। 1611 में स्वाली के युद्ध में जहांगीर को पता चल गया कि ज्यादा पावरफुल कौन है, ब्रिटिशर्स हैं। पोर्चुगीज का समय खत्म हो गया, तुरंत चिट्ठी दे दी 1611 में 1613 में कि भाई सूरत में दुकान खोलो जाओ। देख रहे हैं, अपॉर्चुनिस्ट आदमी है जहांगीर। द मोमेंट उसको समझ में आया, अभी तक लग रहा था पुर्तगाली बहुत ताकतवर है, इनसे हम बैर नहीं ले सकते, इसलिए अंग्रेजों को ये लोग मोल भाव नहीं कर रहे थे, अंग्रेजों को एकदम इंटरटेन ही नहीं कर रहे थे। द मोमेंट अंग्रेजों ने दिखाया कि अब देखो पावरफुल कौन है, तो पुर्तगाली खत्म हो गए। स्वाली होल याद रखिएगा, स्वाली होल की लड़ाई थी 1611 में हुई थी। 1611 में स्वाली होल की लड़ाई के बाद पुर्तगाली को इतना मारा गया कि पुर्तगाली खत्म हो गए। यहाँ से इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा। एक एक करके जितनी दुकानें इन लोगों ने खोल रखी है सारी दुकानें हड़प लेंगे, मार के। अंग्रेज आएंगे, डेन्स आएंगे, डच आएंगे, सब इनकी दुकानें हड़प लेंगे। पुर्तगाली यहाँ से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, बस गोवा में बचे रहेंगे। अब गोवा में भारत सरकार इनको निकाल फेंकेगी 1962। ठीक है, जैसे ही स्वाली होल जीत गए ब्रिटिशर्स, 1613 में अगले ही साल एक चिट्ठी आती है जहांगीर की अंग्रेजों को कि तुमको दुकान लगाना है ना, सूरत में दुकान लगा लो जाओ। और सूरत में अंग्रेज दुकान लगा लेते हैं। बाकी कल